भाजपा पूरे देश की या पूरे पैन इंडिया की पार्टी के रूप में सामने आई है और इसका बहुत हद तक श्रेय पीएम मोदी को जाता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज भाजपा का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 2080 में भाजपा की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आया था और इसके सृजनकार थे, इसके शिल्पकार थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश की सियासत में लौह पुरुष के रूप में सुविख्यात लाल कृष्ण आडवाणी। यह वह दौर था जब पूरे देश में विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी और जिस तरीके से 1977 में इमरजेंसी लागू हुआ और उसके बाद दो तमाम दलों का एक गठबंधन बना, देश की सियासत का एक बड़ा चेहरा जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व किया। लेकिन वह जो जनता पार्टी का प्रयोग था सफल नहीं हुआ। पार्टी के अंदर दोहरी सदस्यता के सवाल पर खींचतान चली और आखिरकार 6 अप्रैल 2080 को दो दिग्गज नेताओं ने यानी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। यदि इसके पूर्ववर्ती इतिहास को टटोलने की कोशिश करें तो जनसंघ यानी भाजपा के पहले की पूर्ववर्ती पार्टी जिसका हिस्सा हुआ करते थे अटल आडवाणी और भाजपा के तमाम चेहरे, उसका भी एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। जनसंघ का चेहरा होते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मध्य जैसे लोग। लेकिन जब वर्ष 2080 में भाजपा का गठन हुआ तो इसके चेहरा थे अटल आडवाणी। उस वक्त इस पार्टी जो भाजपा थी उसके सामने कई चुनौतियां थी। आज की तरह उसकी जड़ें पूरे झारखंड में या कहें पूरे भारत में या वो कहें पैन भारत की पार्टी नहीं हुआ करती थी। हिंदी भाषा भाषी प्रयोग में प्रदेशों में ही उसकी पहुंच थी। पूर्वोत्तर का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो या फिर दक्षिण का हिस्सा हो, तमिलनाडु, कर्नाटक और दूसरे जो दक्षिण के राज्य हैं, भाजपा की जड़ें वहां मजबूत नहीं होती थी। लेकिन संघर्ष चलता रहा और परिस्थितियों ने आज वो मोड़ ली कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भाजपा हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी गिनी जाती है। आप वो समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी और इधर कहें पश्चिम में पंजाब तक इसकी जड़ें जम चुकी है और निश्चित रूप से भाजपा को अब पैन इंडिया की पार्टी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस हद तक बहुत पहुंच चुकी है क्योंकि केरल में भी उसका प्रतिनिधित्व मिल चुका है। केरल में भी उसकी जड़ें जमती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार कहा जाए कि अब जो है भाजपा पूरे देश की या पूरे पैन इंडिया की पार्टी के रूप में सामने आई है और इसका बहुत हद तक श्रेय पीएम मोदी को जाता है। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह झारखंड के संदर्भ में है। वही झारखंड जिसकी लड़ाई दिसम गुरु के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रहा था। लेकिन उसी के पैरेलल याद करें तो समरेश सिंह, इंदर सिंह नामधारी, कड़िया मुंडा और दूसरे नेताओं के नेतृत्व में बनांचल की लड़ाई लड़ी जा रही थी और आखिरकार वह सपना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूरा हुआ जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में सामने आया और हजारों हजार या कहें लाखों झारखंडियों का वो सपना पूरा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की उदारता थी कि उन्होंने बनांचल के बजाय यहाँ की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस प्रदेश का नाम झारखंड रखा और
इसको जो झारखंड के पहले सीएम के रूप में सामने आए वे बाबूलाल मरांडी थे। हालांकि याद कीजिए उस वक्त पार्टी में कई बड़े चेहरे थे। कड़िया मुंडा भी सीएम पद के एक मजबूत दावेदार थे और कड़िया मुंडा जो 12 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 8 बार जीत हासिल किए, निश्चित रूप से उन्हें इसका सीएम पद का एक प्रमुख दावेदार माना जाता था। इसके साथ ही इंदर सिंह नामधारी और दूसरे कई बड़े चेहरे थे जिन्होंने एक बड़ी राजनीतिक पारी खेली थी, लेकिन बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी के हाथ सीएम की कुर्सी गई। लेकिन आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2000 से 2026 तक भाजपा की यह यात्रा झारखंड में कैसी रही और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि उस वक्त यानी वर्ष 2000 तक या उसके पहले तक झारखंड की सियासत में या उस वक्त के संयुक्त झारखंड बिहार की सियासत में इस एरिया में, ये जो झारखंड का एरिया है, इसमें कई मजबूत चेहरे थे। इसमें एक चेहरा था समरेश सिंह। समरेश सिंह अपने इलाके में या पूरे झारखंड में बहुत ही लोकप्रिय चेहरा। और मजेदार बात यह है कि आज जिस फूल को लेकर कमल चल रहे, भाजपा जिस फूल को लेकर चल रही यानी कमल का फूल, यह समरेश सिंह ने ही इसका सुझाव दिया था। समरेश सिंह के ही सुझाव पर भाजपा ने कमल चिन्ह को अपना चुनाव चिन्ह बनाया था। इंदर सिंह नामधारी आज की पीढ़ी को शायद वो उतनी याद नहीं हो। कभी इसी झारखंड में इंदर सिंह नामधारी की तूती बोलती थी। उनके वक्तत्व कला, उनकी भाषण की शैली, उनकी सादगी और उनकी लोकप्रियता उभार पर थी। बाद में वो विधानसभा अध्यक्ष भी बने, लेकिन अंततः आज वे सियासी बियाबान में है, उम्र काफी लंबी हो चुकी है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की उपस्थिति में वे नहीं है। एक नाम कैलाशपति मिश्रा इस झारखंड को सींचने में, संवारने में और इसकी लड़ाई में कैलाशपति मिश्रा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कहा जाता है कि एक भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज खड़ी हुई है, इसको संवारने में, सींचने में कैलाशपति मिश्रा का अहम योगदान रहा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब बाबूलाल मरांडी ने सीएम की कुर्सी संभाली, उसके बाद भाजपा की सियासी यात्रा या झारखंड की यात्रा किस रूप में चली, तो जैसा कि मैंने बताया 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया और बाबूलाल मरांडी झारखंड का पहला सीएम बने। लेकिन उसके बाद झारखंड में हलचलों का दौर शुरू हो गया। आपको याद होगा वो डोमिसाइल की लड़ाई, जब बाबूलाल मरांडी ने अपने सीएम रहते हुए डोमिसाइल पॉलिसी को लागू किया था, तो झारखंड की सड़कों पर विरोध और प्रतिरोध के स्वर सामने आ गए थे। आज के जो चर्चित नेता हैं वो चमड़ा लिंडा से लेकर जो मौजूदा समय में मंत्री हैं, बंधु तिर्की और दूसरे कई चेहरे उस वक्त बाबूलाल मरांडी के ने जो डोमिसाइल की पॉलिसी लाई थी उसके पक्ष में सड़क थे। तो भाजपा के ही कई कदावर चेहरे या ओंक हैं, भाजपा से सहानुभूति रखने वाला एक बड़ा वर्ग डोमिसाइल के विरोध में खड़ा था। मैं डोमिसाइल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उसी डोमिसाइल एक नए रूप में अब 1932 के खतियान के रूप में सामने आई, यानी उसकी मांग सामने आई है। पूरे देश की सियासत में दो ही मैन की चर्चा बहुत ही तेजी से होती है, एक मिसाइल मैन यानी हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब और डोमिसाइल मैन यानी झारखंड की सियासत में बाबूलाल मरांडी। और इसी डोमिसाइल पॉलिसी के कारण बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। वर्ष 2000 में वे अलग झारखंड विकास मोर्चा का गठन किए, लेकिन उसके पहले 18 मार्च 2003 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाबूलाल मरांडी ने जो
जो जिस तरीके से डोमिसाइल पॉलिसी लाई थी, भाजपा के ही जो समर्थक थे उसे हजम नहीं हो रहा था। और अंतोगत 18 मार्च 2003 का वह दिन था जब अर्जुन मुंडा सूबे झारखंड का दूसरा सीएम बने और उनका कार्यकाल रहा 18 मार्च 2003 तक। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। लेकिन उसके बाद अर्जुन मुंडा एक बार फिर से सीएम बने और वह था 12 मार्च 2005 से 8 सितंबर 2006 तक। यानी अर्जुन मुंडा भाजपा की ओर से 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले राजनेता बने। बावजूद इसके कभी भी भाजपा अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी। भाजपा या कहें कि झारखंड की सियासत में यदि किसी सीएम ने अपने कार्यकाल को पूरा किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो इसकी शुरुआत हुई रघुवर दास के जमाने में, जब 2014 से 2019 तक रघुवर दास ने अपना टर्म पूरा किया। और रघुवर दास के उस कार्यकाल को भाजपा बहुत ही मजबूती के साथ याद करती है। दावा किया जाता है कि रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड के विकास को गति मिली। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उस पर रघुवर दास का अंकुश रहता था, एक मजबूत सरकार चली। यह वही दौर था जब देश में पीएम मोदी सितारा बनकर उभरे थे। और कहा जाता है कि पीएम मोदी की पसंद, अमित शाह की पसंद ही के कारण ही रघुवर दास को सीएम की कुर्सी मिली थी। लेकिन रघुवर दास के लिए जो उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, जो प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, या कहें कि उनके बारे में जो दावे किए जाते हैं, संगठन विस्तार से लेकर पार्टी चलाने की उनकी संगठन की कुशलता को लेकर, वर्ष 2019 में जब चुनाव हुआ तो संगठन के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। पहली चुनौती यह हुई कि संगठन या कहें पार्टी चुनाव हार गई। बावजूद इसके कि पूरे देश में पीएम मोदी का जलवा था, झारखंड में उनका जलवा नहीं चल सका और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसका कारण कहा जाता है कि हालांकि रघुवर दास के नेतृत्व में पार्टी ने 5 वर्ष का टर्म तो पूरा किया, लेकिन उनकी नीतियों के कारण, यानी रघुवर दास के जमाने में ली गई नीति फैसले के कारण आदिवासी समाज में एक आक्रोश पसरा। जिस तरह से लैंड बैंक और दूसरी औद्योगिक नीति को लाया गया, आदिवासी समाज की जो जल जंगल जमीन की लड़ाई रही है उसे कुछ नजरअंदाज करते हुए लैंड बैंक की स्थापना हुई। इसके कारण आदिवासी समाज में एक नाराजगी पसरती हुई दिखी और इसी की परिणति थी कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक कारण और भी कहा जाता है कि टिकटों में वितरण से लेकर सरजू राय का जो विरोध हुआ, जो बगावत हुआ, उसने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आपको याद होगा कि सीएम रघुवर दास को उन्हीं के सीट से, यानी पूर्वी जमशेदपुर से की सीट से सरजू राय ने सियासी शिकस्त देने में सफलता हासिल की थी। सरजू राय उनके ही मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे, बावजूद इसके सरजू राय ने उनके सामने चुनौतियां पेश कर दी। इसके पीछे की कहानी यह कही जाती है कि सरजू राय को भाजपा तो टिकट देना चाहती थी पश्चिमी जमशेदपुर से, लेकिन रघुवर दास इसके लिए राजी नहीं थे। अवान्तर सरजू राय ने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रघुवर दास को सीएम रहते शिकस्त देने में सफलता प्राप्त और पार्टी महज एक 25 सीट पर सिमट गई।
लेकिन 2019 की हार के बाद भी पार्टी संगठन में कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर नहीं आया। पार्टी को मजबूत करने के तमाम प्रयोग हुए। बाबूलाल मरांडी जिस डोमिसाइल पॉलिसी के कारण भाजपा के बीच अलोकप्रिय हो गए थे, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अलोकप्रिय हो गए थे, और जिन्होंने अपनी ओर से झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था, अंतोगत्वा बाबूलाल मरांडी को वापस लाना पड़ा। पार्टी में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की भी वापसी हुई। गीता कोड़ा यानी मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को लाया गया। उसी मधु कोड़ा को पार्टी में समाहित करना पड़ा, जिस मधु कोड़ा को लेकर झारखंड में कई तरह की कहानियां चलती है। खुद पीएम मोदी ने अपने मंच से उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था। बावजूद इसके मधु कोड़ा की भाजपा में वापसी हुई। इसके साथ ही सीता सोरेन यानी हेमंत सोरेन की, सीएम हेमंत की भाभी को भी पार्टी में लाया गया। इन तमाम प्रयोगों के बावजूद भी पार्टी को सफलता नहीं मिली और वर्ष 2026 में पार्टी जो है महज 21 सीट पर सिमट गई। यानी 2019 में उसे 21 सीट मिलती है तो 2024 में उसे 25 सीट मिलती है, तो 2024 में उसे 21 सीट मिलती है। कहीं से भी पार्टी का ग्राफ बढ़ता नजर नहीं आया। और यही भाजपा की चुनौतियां हैं, यही भाजपा की मुश्किलें हैं। ये दावा किया जाता है कि टाइगर जयराम महतो के उभार के बाद कुर्मी वोट जो आंसू के साथ हुआ करता था, जिस आंसू के चेहरे के भरोसे भाजपा को कुर्मी वोट मिलते थे, वह कुर्मी वोट जयराम महतो के साथ चला गया और आंसू से जो ताकत मिलती थी भाजपा को वह कमजोर पड़ने लगी। और यही कारण है कि भाजपा को वर्ष 2024 में नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन इधर आंसू भी अपने लिए अब नए समीकरण की तलाश खोजती हुई दिख रही है और आंसू के रिश्ते भाजपा के साथ कहें कि एक लंबे वक्त से खराब होते दिख रहे हैं। रघुवर दास के जमाने में भी यानी कहें कि वर्ष 2019 में आंसू ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दावा किया जाता है कि यह फैसला भी रघुवर दास जी का ही था। रघुवर दास नहीं चाहते थे या उनका मानना था कि आंसू की वो हैसियत नहीं है कि उसे अधिक सीटें दी जाए, लेकिन अंततः जो उसका प्रयोग रहा था वह नुकसानदायक रहा था। हालांकि वर्ष 2024 में आंसू को सीटें दी गई, लेकिन उस तब तक जयराम महतो की एंट्री हो चुकी थी और आंसू का वोट बैंक उसके हाथ से निकल चुका था, यानी कुर्मी वोट बैंक जयराम महतो के साथ जा चुका था। तो इस वक्त जो झारखंड भाजपा में चुनौती है वह है अपने जनाधार को वापस पाने की। हालांकि आज भी कहें कि भाजपा के पास कई चमकदार चेहरे हैं। वे चेहरे सीता सोरेन है, वो चेहरे चंपाई सोरेन है, वो चेहरे बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, 3 बार के सीएम है। इसके साथ ही आदित्य साहू एक बड़ा ओबीसी चेहरा के रूप में सामने आए हैं। तो ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन इतना तय है कि भाजपा के लिए जो मुश्किल है वो अपने सामाजिक जमीन को विस्तार देने की है और इसी विस्तार देने की कोशिश में आदित्य साहू को लाया गया है। हालांकि आदित्य साहू वैश्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्य वर्ग वैसे भी भाजपा के साथ ही रहा है। भाजपा की मुख्य चुनौती जो है वह है एसटी वोटों को अपने साथ लाने की, जो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से सीएम हेमंत और कल्पना की जोड़ी एक चमकदार चेहरा के रूप में सुबह झारखंड की सियासत में सामने आई है, उसके कारण यह मुश्किल है। क्योंकि चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा के लाने के बावजूद भी यदि अनुसूचित जाति का वोट है, एसटी वोट यदि भाजपा के साथ खड़ा नहीं होता है तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर भाजपा क्या प्रयोग करे। और खासकर तब जब भाजपा की ओर से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन और बांग्लादेशी घुसपैठिया के सवाल को खड़ा किया गया है। सीएम हेमंत पर कई तरह के एलिगेशन लगाए गए, ईडी सीबीआई के प्रयोग हुए, बावजूद इसके सफलता 2019 से नहीं मिल रही है। एक कारण जो और जानना बेहद जरूरी है, कुछ लोगों का दावा है, कुछ
सियासी पंडितों का आकलन है कि जिस तरीके से सीएम हेमंत को सीएम रहते काल कोठरी में भेजा गया, लैंड बैंक की स्थापना के लिए आदिवासी समाज का जो मसना भूमि है, जीएम लैंड है, और उस जमीन को उनसे लिया गया, उसके कारण आदिवासी समाज में तो नाराजगी पहले से ही थी, लेकिन सीएम हेमंत की गिरफ्तारी के कारण यह आदिवासी समाज का जो नाराजगी है और गहरी होती गई, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा है। इस हालत में देखना होगा कि भाजपा अब आगे का प्रयोग क्या करती है, वर्ष 2029 में उसे कितनी सफलता मिलती है, और क्या आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी तमाम सामाजिक समूहों को अपने साथ लेकर चल पाएगी। क्योंकि आज की परिस्थिति में यदि आप देखें, भाजपा के अंदर को देखने की कोशिश करें तो पार्टी कई धड़ों में बटी नजर आती है, और यह उस दौर में बटी नजर आती है जब देश में पार्टी के पास एक बड़ा मजबूत चेहरा है, बड़ा चमकता चेहरा है, सशक्त चेहरा है, वह पीएम मोदी का है, जो बेहद ही लोकप्रिय है। बावजूद इसके झारखंड की जमीन भाजपा के लिए कहीं न कहीं बंजर होती दिख रही है। तो देखना होगा भाजपा इसमें कौन से खाद का प्रयोग करती है, और किस तरह वर्ष 2029 में सियासी सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए फैसले लेती है। क्या वह नियोजन के सवाल पर, स्थानीयता के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, विस्थापन के सवाल पर, और झारखंड के बड़े झारखंडी समाज के बड़े मुद्दों के सवाल पर कोई बड़ा आंदोलन करती है, या जिस तरह डीजे पॉलिटिक्स में अपने को उलझाए रखती है और उसी के कारण एक जो सेगमेंट है उसको बांधने की कोशिश करती है, क्या उसके बुद्धि उसे सत्ता हाथ लगेगी, यह एक बड़ा सवाल है। अब निश्चित रूप से झारखंड में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें